अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। हम आज यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम इसकी एक्सरसाइज के करेंगे और जो इश्यूज़ होंगे इंशाल्लाह हम साथ साथ क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑप्शन ए इज़ फोर्स, ऑप्शन बी इज़ नेट फोर्स, ऑप्शन सी इज़ फ्रिक्शन एंड ऑप्शन डी इज़ मोमेंटम। चूंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा उस वक्त तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्सेज जो है वो सिर्फ एक नहीं हो सकती, वो नंबर ऑफ फोर्सेज आपके पास हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन है डी, ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है कि इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इज़ फोर्स, ऑप्शन बी इज़ नेट फोर्स, ऑप्शन सी इज़ मास एंड ऑप्शन सी इज़ डी इज़ वेलोसिटी। ओके, चूंकि इनर्शिया जो है वो एक किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो कि उसको इंसिस्ट करती है कि वो अपने मोशन में चेंज लेकर आए। सो चूंकि इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मैस पर, क्योंकि जितना ज़्यादा मैस होगा उसी लिहाज से उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, उसको मूव करवाना हमारे लिए उतना मुश्किल होगा, उसको रोकना हमारे लिए उतना मुश्किल होगा। उसका मैस कम होगा तो हमारे लिए उसको रोकना आसान होगा, उसका मैस कम होगा तो उसे हमें मूव करवाने में ज़्यादा आसानी मिलेगी। ओके, तो सो इनर्शिया जो है वो किस पर डिपेंड करता है, मैस पर। मीन टू से राइट ऑप्शन इज। हमारा थर्ड एमसीक्यूज, अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। कह रहा है कि बस चल रही है, उसके ऊपर से एक बॉय ने जंप लगाया, तो जंप लगाने के रिजल्ट में उसके लिए डेंजर किस सिचुएशन में हो सकता है कि टुवर्ड्स द मूविंग बस की तरफ आते हुए। क्योंकि चूंकि वैसे ये तो ऑप्शन ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि लड़का जो खुद है वो इस वक्त बस पर सफ़र कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है बस की तरफ तो आ नहीं सकता। जंप लगाएगा तो जाहिर सी बात है वो अवे फ्रॉम द बस ही जा सकता है। उसके अलावा अवे फ्रॉम द बस, ऑप्शन सी इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ऑप्शन डी इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अच्छा, अगर ऑप्शन बी की बात की जाए तो ऑप्शन बी की अगर बात की जाएगी अवे फ्रॉम द बस, अगर वो बस से दूर जाके गिरता है तो वो भी उसके लिए डेंजर हो सकता है उस सिचुएशन में। उसके अलावा ऑप्शन सी की अगर बात की जाए इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिस डायरेक्शन में आपके पास बस मूव कर रही होगी, अगर उसी ही डायरेक्शन में अगर जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव करेगा तो उसके लिए डेंजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह कि वो अपने जिस बस से वो जिस मोमेंटम से बस आपके पास मूव कर रही है तो उसी मोमेंटम से आपके पास जो है वो भी बॉय भी मूव करेगा। क्योंकि वो मोमेंटम ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसलिए उसके लिए डेंजर है कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन अगर आपके पास वो मूव करता है। सो ऑप्शन सी इज़ आवर राइट ऑप्शन। हमारा एमसीक्यू नंबर 4, उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0, ऑप्शन बी इज़ 5 न्यूटन, ऑप्शन सी इज़ 10 न्यूटन, ऑप्शन डी इज़ 20 न्यूटन। चूँकि आपके पास जो स्ट्रिंग है वो दो ऑपोजिट एंड से आपके पास स्ट्रेच की जा रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर ऑपोजिटली आपके पास 10 न्यूटन एक डायरेक्शन में और 10 न्यूटन आपके पास दूसरी डायरेक्शन में आपके पास लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल टेंशन है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 + 10, जो कि रिजल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन। ओके, सो हमारा ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी इज़ और राइट ऑप्शन। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, वो कहते हैं द मास ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, इंक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, ऑप्शन सी इज डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो किसी भी सूरत में मैस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ऑब्जेक्ट को किसी भी लिहाज से अगर आप मूव करवाते हैं तो उसके मैस में चेंजिंग नहीं आती। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने एक वेट 5 kg के वेट को आपने उठा के किसी गाड़ी में रखा और आप उसे मूव करवा के यहाँ से इस्लामाबाद ले जाते हैं, आपने उसको एक्सेलरेट करवाया, तो उसके नतीजे में ये नहीं हो सकता कि वहाँ पहुँच के आपके पास जो मैस है वो 5 kg से कम हो जाए, ठीक है, या ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो आपके पास मैस है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता, ना ही एक्सेलरेशन आपके पास मैस पर डिपेंड करता है। सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज विच इज अवर सिक्स्थ एमसीक्यूज, कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2 अटैच टू एंड्स ऑफ अ
of an inextensible string passing over the frictionless pulley such that both moves vertically the acceleration of the body is। कह रहे आपके पास दो मैसेज हैं जिनको आपके पास आपने एक इनएक्सटेंसिबल से मतलब ये है कि ऐसी स्ट्रिंग यूज़ की गई है जिसके ऊपर अगर आप मैस हैंग कर देते हैं या उस पर कोई वेट हैंग कर देते हैं तो उसके रिजल्ट में वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी, मीन टू से कि उसकी लेंथ में इंक्रीज नहीं आएगा। तो और जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, मीन टू से कि उसमें किसी भी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है। तो बताएं क्या उसके जो बॉडीज़ का जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपके पास दो मैसेज जो हैं वो एक पुली पर हैंग किए गए हैं, ठीक है। उन दोनों के मैसेज आपके पास M1 M2 हैं। तो कह रहे हैं कि उनके एक्सेलेरेशन क्या होगा। सिचुएशन आपके सामने है कुछ इस तरह से, आपके पास पुली है तो आपके पास एज एक्सेलेरेशन क्या होगा। चूंकि ये टॉपिक आपकी इस बुक में डिस्कस किया गया है तो इसलिए मैं इसको यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ। इस सिचुएशन के लिए जिसके अंदर आपके पास इस तरह से एक जो मैसेज हैं वो फ्रिक्शनलेस पुली पर हैंग किए जाएं तो आपके पास जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा। उसके लिए एक फार्मूला आपकी बुक के अंदर डेरिवेट किया गया है जो कि है G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 ओवर M1 माइनस M2 इंटू ए। अगर हम यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, चूँकि उसने हमसे एक्सेलेरेशन पूछा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का पूछा नहीं, ओके। तो हम चूँकि M1 माइनस M2 यहाँ पर डिवाइड है वहाँ जाके G के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे M1 माइनस M2, ओके। आपके पास दूसरा जो है मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ज़रा। चूँकि जी की वैल्यू आपके पास ये है तो हमने यहाँ पे एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। जी इज़ इक्वल टू M1 प्लस M2 ओवर M1 माइनस M2 इंटू एक्सेलेरेशन है, लीनियर एक्सेलेरेशन। हमने यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो M1 माइनस M2 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके जी से हम कर देंगे मल्टीप्लाई के M1 माइनस M2 और यहाँ पर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाती है, ओके। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का आपके पास नीचे दी गई वैल्यू में से यूनिट कौन सा है। क्योंकि हमें पता है कि जो मोमेंटम उसको हम पी से डिनोट करते हैं और वो इक्वल होता है mv के। तो आपके पास मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट आपके पास होता है मीटर्स पर सेकंड, ओके। अगर इसको हम मज़ीद डेरिवेट करें, चूँकि आपके पास जो किलोग्राम को अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उनके पास है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड, ओके। और आपके पास जो न्यूटन होता है वो एक्चुअली एफ आपके पास इक्वल होता है MA के, ओके। तो जो कि आपके पास एज ए न्यूटन काउंट होता है और M का आपके पास होता है मैस जो है वो kg में और एक्सेलेरेशन आपके पास होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ओके। देन आपके पास चूंकि यहाँ पर आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर आपके पास मीटर्स पर सेकंड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेकंड को यहाँ से हम अगर सेपरेट कर लेते हैं तो किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड एंड पर सेकंड, तो यहाँ पर आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये वाली की जा सकती है, ओके। तो हमारे पास एज ए रिज़ल्ट आपके पास जो P इज़ इक्वल टू MV है उसमें हम यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो बन रहा था, तो यहाँ से जो आपके पास ये पर सेकंड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आके ये न्यूटन के साथ हो जाएगा डिवाइड, ओके। तो ये आपके पास बन जाएगा न्यूटन ओवर पर सेकंड इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड, ओके, किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड। और ये आपके पास ऊपर जाके क्या हो जाएगा एज ए न्यूटन सेकंड और आपके पास ये आ जाएगा एज ए किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। तो जहाँ पर आपके पास किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड लिखा है मैं वहाँ पर न्यूटन सेकंड पुट कर सकता हूँ। तो आपके पास जो मोमेंटम की जो वैल्यू जो न्यूटन आपके पास यूनिट बनेगा वो बन जाएगा आपके पास न्यूटन सेकंड, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन हमारे पास सी।
नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द। कहता है कि जब घोड़ा एक जो गाड़ी को खींचता है तो आपके पास एक्शन जो है वो किस पर हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपके पास घोड़ा जो है वो गाड़ी को खींचेगा तो सिचुएशन ये बन सकती है कि गाड़ी को खींचने की सूरत में गाड़ी आगे जाएगी, वो तो हो गया रिएक्शन। लेकिन घोड़ा जो है वो एक्शन में आपके पास क्या परफॉर्म कर रहा है कि वो आपके पास ज़मीन पर फोर्स लगा रहा है और उसके साथ साथ वो गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहा है। कि सिर्फ कार्ट के ऊपर तो हम की मदद से तो वो घोड़ा नहीं चल सकता ना, ठीक है, उसके पास कोई फ्लोर होगा तो वो चलेगा ना। तो सिर्फ अर्थ के ऊपर वो फोर्स लगा सकता है, क्योंकि सिर्फ अगर अर्थ पे लगाएगा तो वो तो वैसे सिर्फ दौड़ ही सकता है। ओके, अगर उसको गाड़ी को लेकर साथ चलना है तो उसको उन दोनों के ऊपर एक्शन करना पड़ेगा, जिसके रिएक्शन में आपके पास जो है वो गाड़ी जो है वो आगे मूव करेगी। सो आवर ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स लोअर्स द फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन द मेटल प्लेट्स। कि जब आपके पास मेटल प्लेट्स के बीच में जब आपने अगर फ्रिक्शन कम करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं जो कि सबसे बेस्ट आपके पास फ्रिक्शन को कम कर सकता है। उनमें ऑप्शन आपके पास ए गिवन है वो है वाटर, ऑप्शन बी जो है वो फाइन मार्बल पाउडर है, ऑप्शन सी इज़ एयर और ऑप्शन डी इज़ ऑयल। चूंकि आपको पता है कि हम जो जितनी मोबाइल्स आपके पास ये गाड़ियां हैं उनके अंदर जो इंजन के अंदर हम ऑयल यूज़ करते हैं उनके अंदर हम ऑयल डालते हैं बजाय कि वाटर एयर या कोई फाइन मार्बल पाउडर, क्योंकि वहाँ पर मेटल प्लेट्स की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है ऑयल आपके पास जो है वो इज़ द बेस्ट मटेरियल विच लोअर्स द फ्रिक्शन। ओके, आई होप सो आपको ये एमसीक्यूज़ में कोई इशू नहीं रहा होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट करके मुझे बता दें, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।